हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है तो मेनली तो क्या होएगा, ऑक्सीजन और जो हमारी ऑक्सीजन CO2 और इसके अंदर क्या है ब्लड होएगा इंक्लूडेड। एसिडोसिस हो रहा है तो इसकी जो हमारा ब्लड का जो pH है उसको हमने किया 7.35 टू 7.45, अगर इससे कम जा रहा है उसको हम एसिडोसिस बोल रहे हैं, यानी कि जो pH है ब्लड की वो 7.35 से कम होएगी। और रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और उसका हमने कितना किया है 35 से 45 mmOF हमने जो है उसका लेवल किया है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बॉडी प्रोडक्ट, मतलब कि बॉडी जितना प्रोड्यूस कर रही है ना CO2 उसको क्या है लंग्स बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड एल्वियोलार वेंटिलेशन, अब जो एल्वियोलाई है वहीं पे वेंटिलेशन हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि CO2 बाहर नहीं जा रहा है। इन द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस pH इज लेस देन 7.35, ये जो एसिडोसिस है यहाँ पे आप लिख लो कि pH जो है ब्लड की वो लो जाएगी। एंड द pH CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन 42 mmOF। नॉर्मल तो हम 35 से 45 करते हैं लेकिन इसमें दिया हुआ 42 है। This disrupts the body's acid-base balance, causing body fluid, especially the blood, to become too acidic. अब हमने तो नॉर्मल जो है 7.35 टू 7.45 की है ब्लड की pH, अब ये अगर लेस देन 7.35 हो रही है तो ब्लड तो जो है वो एसिडिक होएगा ही, ऊपर से इसके अंदर CO2 का जो है रिमूवल नहीं हो रहा है, बॉडी से नहीं एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी। अब ये क्या है, एक्यूट हो सकता है और क्या हो सकता है हमारा क्रोनिक हो सकता है। Acute respiratory acidosis is present when an abrupt failure of ventilation occur, मतलब कि एक्यूट कब होता है भी वेंटिलेशन जो है अच्छे से नहीं हुआ है, एब्रप्ट फेलियर हो गया है वेंटिलेशन का, भी पर्सन क्या है जो अपना जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो मेंटेन कर रहा था उसके अंदर कहीं ना कहीं जो क्या है उसकी इनसफिशिएंसी हुई है। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस व्हेन अब्रप्ट हो गया फेलियर वेंटिलेशन अकर। क्रोनिक के अंदर क्या है मे बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म पल्मोनरी डिजीज और सेकेंडरी टू मैनी डिसऑर्डर, भी कोई लॉन्ग टर्म पहले कोई उसको पल्मोनरी डिजीज रही है उसकी वजह से उसकी जो CO2 है वो बाहर जो है रिमूव नहीं हुई, या फिर और कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन पे क्या है अफेक्ट आया है। अब क्या है कोज क्या हो सकते हैं, मतलब भी CO2 जो गड़बड़ा गई है और जो हमारा pH जो है ब्लड की वो एसिडिक हो गई है, तो कोजेज में है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू, it result in increased pH CO2 partial pressure of CO2 hypercapnia, which in turn result in lower pH and altering the acid base imbalance of the respiratory system। भी जितनी जो CO2 की अमाउंट बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल रही थी उतनी क्या है अंदर जितनी बन रही है, जो CO2 भी अंदर तो ज़्यादा बन रही है लेकिन बॉडी क्या है बाहर कम निकाल पा रही है, तो इसकी वजह से जो CO2 है बॉडी के अंदर रिटेन हुए जा रही है, ठीक है। भी CO2 अंदर बन ज़्यादा रही है लेकिन बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो बढ़ गया है, भी अंदर बॉडी के CO2 का लेवल है वो बढ़ गया है, जिस वजह से जो है जो pH जो है ब्लड की वो क्या है कम हो गई है, यानी कि जो ब्लड है पर्सन का वो एसिडिक हो गया है। तो इसके अंदर क्या हुई है CO2 बढ़ी है लेकिन जो पार्शियल ये जो हमारा pH है ये घटी है, तो इसके अंदर ये अपोजिट हुआ है भी, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में pH CO2 बढ़ेगा तो pH है वो कम हो जाएगी। सो ड्रग्स सच एज नार्कोटिक एनेस्थेटिक हिप्नोटिक और सेडेटिव विच डिप्रेस द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर सेंसिटिविटी, किस वजह से कोज हो सकता है भी, अगर पर्सन अच्छे से हमने कोज में किया है भी उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसी भी वजह से क्या है कुछ टाइम के लिए अब्रप्ट हुआ है, तो कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़े टाइम के लिए अब्रप्ट हो, तो अगर पर्सन ने क्या है नारकोटिक ले लिया है या फिर पर्सन को एनेस्थीसिया दिया गया है, हिप्नोटिक है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्लीप इंड्यूस कर दी गई है, सीडेट कर दिया गया है, जो कि ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिप्रेस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रोमा हुआ है, जैसे मेडुलरी इंजरी हुई है पर्सन में, विच में इम्पेयर वेंटिलेटरी ड्राइव, मतलब कि पर्सन की जो नॉर्मल वेंटिलेशन वाली जो ड्राइव थी उसको क्या है इम्बैलेंस कर सकते हैं अगर मेडुलरी ट्रोमा हुआ है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो जहाँ पे प्रेजेंट है
पोन्स के अंदर प्रेजेंट है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके नीचे जो पोन्स है वहाँ पे हमारा जो एपनिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उसमें प्रेजेंट है। उसको कोई इंजरी हुई है तो हमारे पास तो वो आएगी नहीं ना स्टिमुलेशन, भी आपको अभी रेस्पिरेशन अभी जो है आपको एक्सहेल करना है, अभी इतना इनहेल करना है, बस रुक जाना है ऐसे। देन है क्रोनिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसमें क्या है, विच में अकर व्हेन रेस्पिरेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज पीएच बाय डिक्रीजिंग एल्वियोलार फंक्शन। मतलब कि वो तो हमने एक्यूट पढ़ा, अभी थोड़े टाइम के लिए हो रही है। क्रोनिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कब होता है, अब इसमें देखो क्रोनिक है और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। अभी हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा है। सो एल्केलोसिस है तो इसके अंदर जो पीएच है वो क्या है, बढ़ रही है। बढ़ कितनी रही है, 7.35 टू 7.45 हमने की है। तो 7.45 से ज़्यादा अगर जो जा रही है हमारी जो पीएच है तो वो एल्केलोसिस हो गया है। और मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक में कौन चेंज होएगा, बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट कितना होता है, HCO3 होता है, 22 से 27 mm ऑफ Hg होता है। उसका जो लेवल क्या है वो भी क्या है, बढ़ गया है। तो ना इसमें ना लिखो, रोम लिखो आप, ROME। रेस्पिरेटरी जो होता है वो अपोजिट होता है, R से रेस्पिरेटरी, O से अपोजिट। रेस्पिरेटरी पीएच का अपोजिट होता है और जो मेटाबॉलिक है वो क्या है, पीएच के इक्वल होता है भी। अगर पीएच बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक के अंदर HCO3 है वो भी बढ़ेगा, और इधर जो रेस्पिरेटरी अगर जो CO2 का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अपोजिट होएगी पीएच, यानी कि वो घटेगा, पीएच घटेगी। तो रोम से हम क्या है लर्न कर सकते हैं इसको। न्यूरोमस्कुलर डिजीज सच एज गुलियन-बेरी सिंड्रोम। गुलियन-बेरी सिंड्रोम हम बहुत बार कर चुके हैं। भी पेरिफेरल क्या है, पैरालिसिस होता है, पैरों से असेंडिंग पैरालिसिस होता है, पैरों से लगता है और ऊपर क्या है जो हमारा डायफ्राम है वहाँ तक आ जाता है। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर हमारी डिजीज है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुई है, कोई मसल है वो क्या है, श्रिंक हो गई है। पोलियोमाइलाइटिस, किसी को पोलियो हो गया है। इन विच रेस्पिरेटरी मसल फेल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू रेस्पिरेटरी ड्राइव, रिड्यूसिंग एल्वियोलार वेंटिलेशन। ये कुछ डिजीजेस हैं जिसके अंदर क्या है, जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या है, अच्छे से मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन कम हो जाता है। चेस्ट वॉल डिसऑर्डर में जैसे सीवियर काइपोस्क्रोलियोसिस दोनों कंडीशन हो गई है। जैसे हमने किया था, एक तो किया था हमने काइपोसिस किया था, एक हमने किया था स्कोलियोसिस। मस्कुलोस्केलेटन वाला चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से करेंगे। काइपोसिस तो हमारा था अभी कूब निकल गई है, और स्कोलियोसिस हमने किया था कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लेटरली ऐसे एक साइड में ऐसे बेंड हो गया है। तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में है, चेस्ट के अब यहीं पे हो गया हमारा, चेस्ट की तरफ में ही, तो लंग्स पे भी इफेक्ट आएगा। देन है स्टेटस पोस्ट थोरैकोप्लास्टी हुई है, बिथोरैक्स में कोई सर्जरी हुई थी। फ्लायल चेस्ट है, फ्लायल चेस्ट क्या होता है, चेस्ट के अंदर क्या है, कोई ट्रोमा हुआ है जिसकी वजह से तीन ये जो रिब हमारी जो होती हैं ये टूट गई है। तो वो जो रेस्पिरेशन है वो इसके अपोजिट चल रहा है भी। अगर हमारे जो लंग्स डिफ्लेट हो रहे हैं तो वो जो हिस्सा है जहाँ से वो मतलब कि जो रिब्स है वो डैमेज हुई है। अगर लंग्स इन्फ्लेट हो रहे हैं तो वो डिफ्लेट हो रहा है, और अगर लंग्स डिफ्लेट हो रहे हैं तो वो इन्फ्लेट हो रहा है। लेस कॉमनली अकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ये भी हमारा क्या है, जॉइंट की डिजीज़ है। टेक्टस इवैक्यूएटम, ये जो हमारा स्टर्नम होता है ना, ये ऐसे आगे की साइड में ये बढ़ जाता है। टेक्टस कैरिनेटम, ये कुछ चेस्ट वॉल डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और पैरेन्काइमल लंग डिजीज दैट इंटरफेयर विद द एल्वियोलार वेंटिलेशन और फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी हमारी एक डिजीज होती है, इसको हम अम्ब्रेला डिजीज भी बोलते हैं। ब्रोंकियोएक्टेसिस, एम्फाइसीमा वगैरह करके 4 इसके अंदर डिजीज आती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो एक बार के लिए गड़बड़ा जाता है, और फिर से क्या हो जाता है पर्सन के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब एस्मा में भी ऐसा हो रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, पूरा पर्सन ऐसे एक्सेल नहीं कर पाता, इनहेल नहीं कर पाता है पूरी अच्छे से ऑक्सीजन, अंदर क्या है फिर से CO2 बढ़ जाती है। सीवियर अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई क्या है, इन्फ्लेम हो गई है। लार्ज न्यूमोथोरैक्स हो गया है, एक्सटेंसिव न्यूमोनिया हो गया है पर्सन को, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो गया है, फ्लूइड अकमुलेशन हो गया है जो हमारा पल्मोनरी सरफेस है वहाँ पे। देन आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, हुआ क्या है, एग्जैक्ट कंडीशन ये हुई है कि बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट है वो बढ़ गई है, और उस वजह से क्या हो गया है, जो ब्लड की पीएच है, यानी कि ब्लड की जो विस्कोसिटी जिसको हम बोल सकते हैं
थिकनेस जिसको हम बोल सकते हैं वो घट गई है, यानी कि ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, थिकनेस आ गई है ब्लड के अंदर। So clinical manifestations vary depending on the severity of disorder and on the rate of development of hypercapnia, यानी कि पर्सन को हाइपरकैप्निया हम किसको बोलते हैं, एयर हैंगर बोलते हैं। अभी बहुत ही ऐसे पर्सन जो है ऐसे बहुत ही डीप और फास्ट ब्रीथिंग करने लग जाता है, कि वो उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ इसके हाइपरकैप्निया पे। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरकैप्निया दैट डेवलप स्लोली यूजुअली हैज़ मिनिमल सिम्टम। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरकैप्निया अगर हो रहा है तो उसके क्या है, मिनिमल सिम्टम होते हैं बहुत ही। सिम्टम ऑफ डिजीज दैट कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर यूजुअली नोटिसेबल, यानी कि जो क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज करते हैं उसके सिम्टम नोटिसेबल होते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस होती है पर्सन को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी, इजी फटीग होएगा। वही भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई है, CO2 की अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन नॉर्मली बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए इक्वल अमाउंट चाहिए होती है ना, अभी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। क्रोनिक कफ होएगा, पर्सन को वीजिंग होएगी। व्हेन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकम सीवियर, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी और लिथार्जी में भी अपारेंट। भी जब क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पर्सन क्या है कंफ्यूज्ड दिखेगा, इरिटेबल होएगा, लिथार्जिक होएगा। देन है हाइपरकैप्निया, एलिवेटेड PaCO2 जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोल सकते हैं, कैन कोज इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है CO2 की अमाउंट ज़्यादा है तो ब्रेन क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा भी आप क्या है हार्ट को बोलो भी पंप ज़्यादा करे, ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो क्या पता पंप ज़्यादा करेगा तो चली जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज़ करवाएगा, भी फास्ट अगर रेस्पिरेशन पर्सन लेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मेंटल क्लाउडीनेस होएगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन हेड आएगी, क्योंकि सारे के सारे टिश्यूज़ और सेल्स वगैरह जो वो ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं। As the PaCO2 increases, the anxiety may progress to delirium। मतलब कि जो एंजाइटी हो रही थी ना पर्सन वो एनेक्सियस सा हो रहा था, अब उसकी वजह से क्या है आगे प्रोग्रेशन में जब डिजीज जाएगी तो डिलीरियस हो जाएगा पर्सन। द पेशेंट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर कन्फ्यूज होएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज होएगा, सोमनोलेंट हो सकता है, ऑप्टूडेंट हो सकता है। दिस कंडीशन इज समटाइम रेफर टू एज कार्बन डाई नार्कोसिस भी बोल सकते हैं। भी बॉडी के अंदर जो CO2 का जो लेवल है वो क्या है ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में क्या है साइनोसिस में भी नोटेड इफ अकम्पेइंग हाइपोक्सीनिया इज प्रेजेंट। भी अगर क्या है हाइपोक्सीनिया प्रेजेंट है तो साइनोसिस भी होने लग जाता है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। भी जिस पार्ट के अंदर क्या है ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं जा रहा है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई है। डिजिटल क्लबिंग में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज और अदर ऑर्गन सिस्टम डिसऑर्डर। डिजिटल क्लबिंग यानी कि ये जो हमारे उंगलियों के जो डिजिट्स हैं ना इनके क्या है क्लबिंग लग जाएगी, ये ब्लू होने लग जाएंगे। अगर ये हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पर्सन को क्या है कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है या फिर और कोई सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये इतने सीवियर सिम्टम आ रहे हैं। पेपिलेडिमा में भी फाउंड ड्यूरिंग रेटाइना एग्जामिनेशन। रेटाइनल अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो पेपिलेडिमा हमें फाइंड आउट होएगा। कंजक्टाइवल और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स आर आल्सो में भी डायलेटेड, मतलब कि ब्लड के अंदर जैसे कुछ चला जाता है तो पूरी आंख ऐसे रेड हो जाती है ना, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है वो ऐसे बाहर ऐसे रेड दिखाई देने लग जाती है, तो उस तरह से क्या है दिखाई देगा। देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। भी डायग्नोज कैसे करेंगे तो फर्स्ट मोस्ट हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो होता है ABG, मतलब कि वेन के अंदर तो हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होएगा। सिंगल ओन हमारी पल्मोनरी वेन होती है बस उनके पास में होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी वेन के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा। तो ABG में हम क्या करेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस लेंगे, मतलब कि आर्टरी से क्या है हम ब्लड लेंगे। ये जो हाथ में हम रेडियल आर्टरी ये जो चेक करते हैं ना यहाँ से सीधा 90 डिग्री पे नीडल ऐसे डालेंगे पूरा, मतलब कि ऐसे फील करते करते पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आप उसमें वैसे तो अगर आपकी हॉस्पिटल वो लगी होंगी ड्यूटीज़ आपने उनमें देखा होगा ABG कैसे लेते हैं सैंपल, कहीं से भी ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं, ब्रेकियल से, फीमोरल से, कहीं से भी। तो उसको लेके क्या करवाएंगे चेक करवाएंगे उसके अंदर किसका लेवल PaCO2 का लेवल और ब्लड का जो लेवल है, मतलब कि ब्लड की जो pH है उसको चेक करवाएंगे और जो हमारी CO2 जो है उसको चेक करवाएंगे भी क्या 35 से 45 mmHg तक नॉर्मल है या बढ़ गई है, और जो ब्लड की जो नॉर्मल रेंज हमारी 7.35 to 7.45 है क्या वो है उतनी,
और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो क्या नॉर्मल है क्या, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बट एलिवेटेड इन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो इसमें कंपनसेट नहीं करता है, तो जो उसका लेवल जो है वो नॉर्मल मिलता है एक्यूट वाले के अंदर। अगर क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता तो इसका जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो भी क्या है, बढ़ा हुआ मिलता, क्योंकि ये कंपनसेट करने की ट्राई करते। मैनी पेशेंट विद क्रोनिक हाइपरकैप्निया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर हाइपोक्सीमिक, मतलब कि हाइपोक्सीमिक होते हैं, CO2 की उसमें O2 की डेफिशिएंसी। दीज पेशेंट में हैव सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब हमने पॉलीसाइथीमिया क्या किया था, अभी बहुत ज़्यादा क्या है, RBC फॉर्मेशन होने लग गई है। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है अभी CO2 का लेवल ज़्यादा है और जो ब्लड की pH है वो बढ़ गई है, घट गई है, अभी थिक हो गया है, एसिडिक हो गया है जो ब्लड है। तो फिर पॉलीसाइथीमिया का इसके अंदर क्या काम है, तो हमने किया है भी किडनी एक जो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रिएट करती है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर वो करती रहती है। ब्रेन के पास क्या सिग्नल जा रहा है, भी बॉडी के अंदर जो है O2 की जो अमाउंट है वो कम है, तो ब्रेन क्या करेगा, किडनी के पास में ये सिग्नल भेजेगा, ये स्टिमुलेट उसको जाके करेगा उस हार्मोन से, कोई भी केमिकल मीडिएटर से, भी बॉडी के अंदर क्या है, O2 की अमाउंट कम है, CO2 ज़्यादा है, तो किडनी क्या करेगी, इरिथ्रोपोइटिन जो हम एक कर रहे हैं हमारा हार्मोन, भी किडनी एक सिक्रीशन का भी वर्क करती है, जो क्या बनाएगी, जो हमारी स्टेम सेल है बोन मैरो के अंदर, जो RBC WBC और जो प्लेटलेट्स थी उनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। इरिथ्रोपोइटिन जाके क्या करेगा, जो RBC बनाने वाली जो रेड ब्लड सेल है, स्टेम सेल जो है RBC बनाने वाली, उनको जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि आपका जो RBC का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी आ गई है। तो वहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा RBC का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। अब ब्रेन के पास में तो कंटिन्यूस ऐसे जाएगा ना, फीडबैक भी कम है O2 कम है, O2 कम है, तो वो भी कंटिन्यूस फीडबैक भेजेगा किडनी के पास में, और वो क्या है, कंटिन्यू उसका रिलीज करवाएगी इरिथ्रोपोइटिन का, और इरिथ्रोपोइटिन फिर से स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेगा तो उतनी ही RBC और प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस वजह से है भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, भी वहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है, ये जो डिजीज़ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली, ये डिजीज़ है, इसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे को रिलेट करके हम जो है लर्न करेंगे। ड्यू टू दिस रीज़न कंप्लीट ब्लड काउंट इज डन, इसीलिए क्या है, CBCB इसके अंदर जो है करवाई जाती है। भी कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है, कहीं ये बढ़ा हुआ हो CO2 की वजह से। डिपेंडिंग ऑन द cause of respiratory acidosis, other diagnostic measure would include monitoring of serum electrolyte level, chest X-ray, pulmonary function test, CT scanning, MRI, brain और fluoroscopy and ECG to identify cardiac involvement भी इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करवाएंगे, सारा का सारा जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाएंगे, पोटेशियम वगैरह भी सारे के सारे अच्छे से हैं क्या बॉडी के अंदर, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे भी वहाँ पे कोई फ्लूइड वगैरह अक्यूमुलेट हो गया जिसकी वजह से CO2 बढ़ गई हो, क्योंकि हमने ऐसे कितने सारे कोज किए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो सकता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे भी लंग्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, CT स्कैनिंग करवाएंगे चेस्ट की, ब्रेन की MRI करवाएंगे, फ्लोरोस्कोपी, ECG चेंजेस देखेंगे भी क्या हार्ट में कुछ है ऐसा, भी हार्ट कुछ चेंजेस कर दिया हो, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, अब क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू करेक्ट द सोर्स ऑफ एल्वियोलार हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन है क्योंकि ऑक्सीजन कम है अंदर एल्वियोलाई के अंदर। द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज प्राइमरली डायरेक्टेड एट करेक्टिंग द अंडरलाइंग डिसऑर्डर, भी जो भी अंडरलाइंग हमारा कोज है उसको हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही होता है। कॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड व्हेन करेक्टिंग chronic hypercapnia. रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरकैप्निया कैन बी रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एल्केलीमिया, यानी कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। भी हमें पता है भी बॉडी के अंदर क्या है, O2 की अमाउंट कम हो गई है, तो हम एक काम करते हैं सीधा ही O2 दे देते हैं पर्सन को, इंट्रानेजल दे सकते हैं, लेकिन ब्लड की pH को कौन मेंटेन करेगा, तो इसको क्या है आराम से, मतलब स्लो ऑक्सीजन अगर उसको दे के ठीक करना है, या फिर पहले हम क्या करते हैं, जो ब्लड है, ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यूजुअली इंक्लूड ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग देंगे हम ताकि ब्रोंकाई डायलेट हो, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। एंटीबायोटिक सप्लीमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। स्मोकिंग इंजेक्शन करवाएंगे क्योंकि वो क्या है,
ये ब्रोंको इसको अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। वेट लॉस प्रोग्राम, नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करवाएंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है, एक सीपैप और बाईपैप ना ऐसे मशीन आती है, मतलब मास्क पूरा ऐसे फिट कर दिया जाता है मुंह पे, और देन क्या है ऐसे प्रेशर से उसको ऑक्सीजन दी जाती है, देन उतना ही क्या है ऐसे वापस खींची जाती है। तो जब वापस पर्सन खींचते हैं अभी पर्सन को ऐसे बोला जाता है भी आप इसके असिस्टिंग, उसको एक डिवाइस बोला जाता है भी जब ये मशीन जैसे आपको सांस दिला रही है आपको वैसे ही लेना है भी जब ये आपको दे रही है तो आपको डीपली इनहेल करना है ऑक्सीजन को, जब छोड़ रही है तो आपको CO2 ऐसे डीप एक्सहेल करना है। देन है ये हो गया हमारा नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। डायलिसिस टू एलिमिनेट टॉक्सिक ड्रग, अब डायलिसिस भी करना पड़ेगा अगर कोई किडनी वगैरह डिजीज है या फिर कोई टॉक्सिक ड्रग बॉडी के अंदर है। करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इफ एल्वियोलर वेंटिलेशन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द पेशेंट में नीड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ट्रैकियोस्टमी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन अंडर द अंडरलाइंग कंडीशन कैन बी ट्रीटेड भी। अगर क्या है एल्वियोलार जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, भी वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, पर्सन की बॉडी के अंदर जो CO2 की अमाउंट है वो बढ़ती ही जा रही है, तो क्या है पर्सन को ET लगाने की भी ज़रूरत हो सकती है या फिर ट्रैकियोस्टमी की नीड हो सकती है या फिर पर्सन को क्या है इंट्यूबेट करके उस पर वेंटिबेट भी लेना पड़ सकता है। अदर ट्रीटमेंट चॉइसेस आर एंटीबायोटिक टू ट्रीट न्यूमोनिया। अब हमने कोज में किया है, अभी पर्सन को अगर न्यूमोनिया है तो भी ये डिजीज़ हमारी कोज हो सकती है, तो अगर न्यूमोनिया है तो हम क्या करेंगे एंटीबायोटिक देंगे, न्यूमोनिया को ट्रीट करेंगे। चेस्ट ट्यूब टू करेक्ट न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स यानी कि फ्लूइड अकमुलेशन हो गया है जो हमारे लंग्स है वहाँ पे, तो चेस्ट ट्यूब डाल के उस फ्लूइड का रिमूवल करवाएंगे। पीप टू प्रिवेंट एल्वियोलार कोलैप्स, पीप क्या होता है जैसे हमने वो किए ना टाइडल वॉल्यूम और वो किए हैं विलन के अंदर जो 500 ml होती है टाइडल वॉल्यूम होती है, तो उसको पीप बोला जाता है भी, मतलब भी जो लंग्स है वो क्या है एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए क्या है थोड़ी सी अमाउंट जो है उसको सेट किया जाता है वेंटिलेटर पे, भी लंग्स के अंदर इतनी तो वॉल्यूम जो है वो रहेगी। थ्रोम्बोलाइटिक दिए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट फॉर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलाई और ब्रोंकोस्कोपी टू रिमूव एक्सेस रिटेन्ड सिक्रीशन। ट्रीटमेंट ऑफ COPD इंक्लूड ब्रोंकोडाइलेटर सच एज बीटा एगोनिस्ट, एल्ब्यूटेरोल, साल्मेटेरोल, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के अंदर हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम आता है भी। अगर COPD की वजह से CO2 जो हमारी है रिटेन हो रही है तो उसको ट्रीट करना होगा। मिथाइल जेंथेन्स, थियोफाइलिन जिसको हमने बोला है ऑक्सीजन थेरेपी और स्टेरॉइड देंगे अगर इन्फ्लेम्ड हो गए हैं लंग्स तो। डेंजरसली लो pH लेवल लेस देन 7.15 कैन प्रोड्यूस प्रोफाउंड CNS या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिटेरियोरेशन एंड में रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बॉडी के अंदर क्या है अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है pH कितनी हमारी 7.35 से अगर कम है उसको तो हम माइल्ड बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है भी 7.15 से भी अगर कम चली जाती है तो वो चीज़ क्या कर सकती है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको और कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसको भी क्या है अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है पूरा का पूरा